हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमसीक्यूज़ की एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें जेबीटी और टीजीटी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ये, कहीं और से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इन्हीं वीडियोज़ को देख के भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो कहीं न कहीं तब भी ये आपको जो है वो बहुत हेल्प जो है वो वीडियोज़ करेगी। तो इकोनॉमिक्स की पहले भी हमने 3-4 वीडियोज़ डाल दी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो आपका यहाँ पे आप देख पाएँगे नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस है, जिसमें आपका जीडीपी, एनडीपी या एनएनपी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनते हैं। तो 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले कल से टीजीटी जो मेडिकल का एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट हुआ। आप सभी को पता है कि उसका जो लेवल है वो क्या कुछ रहा है। उसके लिए हमने अलग से वीडियोज़ भी बनाई हैं, थोड़ा-सा डिस्कस करें तो ऐसा नहीं है कि पेपर टफ़ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आपको सिलेबस जारी किया गया है उससे बाहर है, क्योंकि उससे बाहर हो ही नहीं सकता है। सिलेबस में सारी चीज़ें जो ऐड कर दी गई हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसको बेस ना माने, क्योंकि इसमें बेसिकली मेरा जो मानना है, यहाँ पे जो चीज़ें ऐड की गई है वो सिर्फ़ ऐसा है कि जो आपके कहीं बुक में या जो भी आपके मेन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो सभी जो है वो यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो इसमें ये है कि इसमें आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको छोड़ना क्या है, लेकिन आपको अगर आपने तैयारी करनी है प्रॉपर्ली, तो अगर आप सभी चीज़ों को टच करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप ज़्यादा डेप्थ में ना जाएँ उन चीज़ों के जो आपको लगता है कि ये थोड़ी-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, टीजीटी, आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो इन पे जो है वो आप फ़ोकस कर सकते हैं। इस पे आपने ये नहीं सोचना है कि इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन नहीं आएँगे, तो उसमें जो है सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक्स भी है, टीजीटी आर्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स भी जो है वो यहाँ पे इसके भी जो है वो पूरे-पूरे चांसेस है कि इससे भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको भी जो है वो मेन टॉपिक में ही यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया गया है। इतना लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें हम अगर इस तरह से ही ज़्यादा ध्यान ना दें, अगर एमसीक्यू भी लगाए, तब भी कहीं न कहीं हम जो है वो चीज़ों को ज़रूर टच करेंगे और वो हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है वो क्या कहा जाता है? तो इसे ही जो है वो जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जीडीपी और एनडीपी के बीच में आपने मुख्य अंतर बताना है। तो जीडीपी आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और बात करें अगर एनडीपी की, तो एनडीपी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इसमें आपने जो मुख्य अंतर इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य अंतर जो है वो डेप्रिसिएशन का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को तकनीकी रूप से किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे जो है वो एनएनपीएफसी करके जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएनपी की गणना का सूत्र आपने यहाँ पे बताना है। जीएनपी आपकी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसकी जो गणना का सूत्र आपका है वो आपका है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि एनएफआईए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्यों से कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या घटाया जाता है? तो इससे घटाया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इससे लेस कर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है? मूल्यह्रास इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसको जो है स्थिर पूंजी का उपभोग जो है वो कह सकते हैं, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो आपके टोटल उसकी जो किसी भी फिक्स्ड एसेट जो आपकी रहती है, फिक्स्ड कैपिटल रहती है, उसकी जो वैल्यू कम होती है एक तरह से, वो जो है आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। यदि जीएनपीएमपी में से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? यानी जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा तो आपका नेट नेशनल प्रॉफिट मार्केट प्राइस जो है वो आपको मिलेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो टेक्निकली इसको जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो है वो कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं का सूत्र आपने बताना है। तो पर कैपिटा आय निकालने के लिए आपका नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या उत्तर हो जाएगा।
व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम में निम्नलिखित में से क्या शामिल जो है वो नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है और अवितरित लाभ जो है आपका, वो इसमें जो है वो शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चालू कीमतों पर मापी गई जीडीपी को क्या कहते हैं? तो करंट प्राइस पे जो जीडीपी मापी जाती है उसे नाम मात्र जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जो आपका वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी जिसे कह सकते हैं, कि गणना किस आधार पे जो की जाती है? तो ये आपकी आधार वर्ष की कीमतों पर यानी कि बेस ईयर प्राइसेस पे जो है ये आपकी काउंट होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, तो उसका सूत्र आपने बताना है, जो आपका इन्फ्लेशन और जो आपका मंदी और आपका तेज़ी को जो है वो बताता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। यदि वास्तविक जीडीपी 200 है और नाम मात्र जीडीपी आपकी 220 है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है वो क्या होगा? तो इसको तो ये तो बहुत ही ईज़ी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका 110 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कल्याण का बेहतर सूचक किसे माना जाता है? जो वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आय मापने की कितनी मुख्य जो है वो विधियाँ हैं? तो इसकी जो है वो 3 है। उत्पाद, आय और व्यय विधि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उत्पाद विधि जो है आपकी प्रोडक्ट मेथड जिसे कहते हैं, को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जाना जाता है। मूल्य संवर्धन विधि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है? तो आय विधि के अनुसार किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज और प्लस लाभ जो है ये आपका इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन बी। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड में जी का जो है वो जी आपका क्या दर्शाता है इसमें? तो इसमें जी आपका सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को जो हो दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग की समस्या किस विधि में उत्पन्न होती है? तो ये आपकी उत्पाद विधि में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि वेजेस, इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। व्यय विधि से गणना करने पर सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट जो है वो प्राप्त होता है? तो ये आपका जीडीपी एमपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो चाहे वो स्वयं के उपभोग के लिए हो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो वो भी जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पुरानी वस्तु की बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं जो है वो किया जाता? क्योंकि इससे जो है वो दोहरी गणना होती है, वे पहले ही जो है वो गिने जा चुके होते हैं, इसलिए जो है वो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल जो है वो नहीं किया जाता है पुरानी वस्तु की बिक्री को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है मिक्स्ड इनकम यानी कि मिश्रित आय का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये आपका स्वरोजगार वाले व्यक्तियों से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दो क्षेत्रीय मॉडल, टू सेक्टर मॉडल में कौन से दो क्षेत्र जो है वो शामिल है? तो इसमें एक तो आपका परिवार आ जाता है, दूसरा आपका फर्म। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तीन क्षेत्रीय मॉडल में कौन सा नया क्षेत्र जो है वो जुड़ता है? तो दो तो आपके हो गए, तीसरा इसमें सरकार जुड़ जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह में किसका आदान प्रदान जो है वो होता है? तो इसमें सेवाओं और वस्तुओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौद्रिक प्रवाह यानी कि मनी फ्लो में किसका प्रवाह जो है वो होता है? तो इसमें मुद्रा का ही होता है, तभी तो इसका नाम मौद्रिक प्रवाह है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चक्रीय प्रवाह में रिसाव यानी कि लीकेज का उदाहरण कौन सा है? तो बचत। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन का उदाहरण जो है वो क्या है? तो ये निवेश जो है वो इसका उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी में कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। एक आपका परिवार, एक फर्म, एक सरकार और चौथा इसमें विदेशी क्षेत्र जो है वो होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृहिणियों की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल जो है वो क्यों नहीं किया जाता है? जो आपका सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, तो इसमें आपका उनके मौद्रिक मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एक तो आपका अंतिम उत्पाद विधि, दूसरी आपकी मूल्य संवर्धन विधि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका ए और बी दोनों है।
ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय आय में शामिल जो है वो किया जाता है। ये आपने बताना है कि किया जाता है या नहीं, तो इसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल नहीं होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसके बदले कोई उत्पादन जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गैर मौद्रिक लेन-देन जो आपका बार्टर सिस्टम है जो पहले होता था, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या पैदा करते हैं? तो ये कम मूल्यांकन जो है अंडर एस्टिमेट उससे हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जी, नेक्स्ट आपका है जीडीपी कल्याण का सही सूचक क्यों नहीं हो सकता? तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह आय वितरण को नहीं दर्शाता एक तो, और यह बाध्यताओं यानी कि एक्सटर्नलिटीज़ की अपेक्षा करता है, और यह गैर मौद्रिक विनिमय को जो है वो छोड़ देता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो हमने अभी पढ़ा, ये कि बाह्यताएँ यानी कि एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो क्या होती है? तो ये आपका किसी गतिविधि के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव जिनका भुगतान नहीं किया जाता, तो वो आपकी जो है वो बाह्यताएँ कहलाती हैं, एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो कहलाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। काली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लैक मनी राष्ट्रीय आय के अनुमान को कैसे प्रभावित जो है वो करती है? तो यह इसे वास्तविक स्तर से कम कर देती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन-सी है? तो ये आपकी एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ आपने बताना है, तो वह आय जो खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट आपका है स्टॉक चर का उदाहरण कौन-सा है? तो इसमें जो है वो धन पूँजी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रवाह यानी कि फ्लो चर का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है, तो प्रवाह आपका आय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैल्यू एडेड का सूत्र यहाँ पे आपको बताना है, तो वैल्यू एडेड का उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। यदि निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो शुद्ध निर्यात जो है वो कैसा होगा? तो सकारात्मक होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में ब्याज घटक में कौन-सा ब्याज शामिल नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इसे उपभोग व्यय माना जाता है। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किस क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो है वो योगदान है? तो ये आपका जो तृतीयक क्षेत्र आपका रहता है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ से ये भी बातें आप ध्यान रखें कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड आ जाता है, द्वितीयक में आपके उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह आ जाते हैं, थर्ड में आपकी सर्विसेज जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रीन जीडीपी क्या है? तो ग्रीन जीडीपी आपकी जीडीपी को पर्यावरण क्षरण के लिए जो है वो समायोजित करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य राष्ट्रीय आय में क्या करता है? अंतिम वस्तु के मूल्य में पहले से शामिल होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या मापती है? तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो है वो मापती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, बहुत बार जो है वो पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने के जो है वो चांसेस इसमें बन जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।